हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। जामिया मिलिया इस्लामिया से डिस्टेंस से बीएड के जो हैं वो फॉर्म आउट हो रखे हैं। इसी कड़ी में भाई 22 अगस्त को आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है और हर बार की तरह हमेशा मुफ्त में जो है मनु राठी यूट्यूब चैनल पे हमने सॉल्यूशन कराया है और टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन और एजुकेशनल जीएस का सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ कराने वाली हूँ। इससे पहले जो हर वर्ष साल में 2 बार जो है जामिया डिस्टेंस से बीएड के फॉर्म निकालता है, तो उसको लेकर जो सॉल्यूशन रहता है उसकी प्लेलिस्ट आपको मनु राठी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। साथ के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो भाई ये बुक है हमारी इग्नू बीएड की। सेम पैटर्न है जामिया का जो डिस्टेंस बीएड का एंट्रेंस है और इग्नू बीएड का, तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध हो सकती है। आप अच्छे से ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन इसके माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है। ये बेस्ट सेलर भी रही है बुक और इग्नू बीएड में भी बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ इससे। साथ के साथ अगर आपके छोटे भाई बहन जो है, अगर वो छोटे भाई जो तैयारी कर रहे हैं या बेटा है, तो भाई वो गुरुकुल है हमारा अटेली में, जो कि आपका वहाँ पर रहकर खाना पीना वहाँ पर ही है, एसी वाली लाइब्रेरी है, तो वो रहकर वहाँ तैयारी कर सकते हैं। हमारा गुरुकुल को लेकर भाई फीस जो है वो 1 महीने की 7,000 रुपये प्लस रजिस्ट्रेशन है। और भाई साथ के साथ ये हमारा नंबर है 9958308151। इग्नू बीएड का भाई हमारा ये बैच भी अवेलेबल है। जब इग्नू बीएड के फॉर्म आएंगे तो हमारा लाइव बैच, जिन बच्चों ने ये बैच ले रखा है उनको फ्री मिलेगा, तो आप चाहें तो ये बैच भी परचेज़ कर सकते हैं, जो आपको मिलेगा नोटबुक अकेडमी ऐप के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी क्या, ठीक पहले मैं आपको एक बार जो है यहाँ पर हाँ मैं ये आपको जामिया का जो है ये पेपर जो हमें सॉल्व करना है, ठीक, इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये प्रवेश परीक्षा जो है भाई ये अभी आपकी जो है मार्च में आयोजित हुई थी, ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसके प्रश्नों को अब हम हल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी एंट्रेंस परीक्षा होने वाली है उसमें सेक्शन 1 इंग्लिश कंपलसरी 10 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग 20 मार्क्स की, एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, टीचिंग लर्निंग एट स्कूल 25 मार्क्स और 20 मार्क्स में आपको या तो मैथ्स या साइंस या सोशल साइंस या इंग्लिश या हिंदी या उर्दू, इनमें से चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट जिसको आप अटैम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जामिया में ही इसका ऑफलाइन तरीके से पेपर होगा, एंट्रेंस की परीक्षा होगी। ठीक, तो भाई अब हम प्रश्नों का सिलसिला हल करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, चूज कीजिए अब पैराग्राफ डिस्कसिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूव करता है फीडबैक। ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये है कि फीडबैक से क्या होता है, फीडबैक होता है प्रतिपुष्टि, जो कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आंकलन में यूज होता है। ठीक है, जिसको हम प्रयोग करते हैं। तो भाई इम्प्रूव्स फीडबैक साइकिल्स, तो एग्ज़ाम ज़रूरी है नहीं, फीडबैक इन्हेंस करता है लर्निंग को कंटिन्यूसली, बिल्कुल सही है। मार्क्स मोटिवेट करते हैं बच्चे को, छोटी बात। होमवर्क कंपलसरी है, ये भी नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। रीड द पैसेज, अब ये लाइन को पढ़िए। इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा कक्ष जहाँ पे दिव्यांग बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, ये रिक्वायर करते हैं टीचर को कि वो अडेप्ट करे अपने इंस्ट्रक्शंस को डाइवर्स लर्निंग नीड्स के साथ, रेदर देन एक्सपेक्ट करना कि वो सब एक जैसा परफॉर्म करेंगे। सेंट्रल आइडिया क्या है कि अनुशासन से अधिगम होगा, नहीं, डाइवर्सिटी के अंदर पैडागॉजिकल शिक्षण शास्त्र में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। यूनिफॉर्म एग्जाम से इक्वलिटी प्रमोट होगी, नहीं, समता से समानता आती है, जैसे रिजर्वेशन देना, जैसे कि भाई जो है स्कॉलरशिप्स देना, गर्ल्स के कॉलेज स्कूल खोलना ताकि वो बराबरी पे आ पाए। टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर देगी टीचर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब ये आगे रीजनिंग के सवाल हैं। डिजिटल लर्निंग इन्हेंस करती है फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सी एजम्पशन इसके अंडर लाई करती है? सब स्टूडेंट प्रेफर करते हैं डिजिटल लर्निंग, नहीं। ट्रेडिशनल लर्निंग के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता, नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन डिज़ायरेबल होता है अधिगम में, ये बात है। टीचर रजिस्ट कर रहे हैं, चेंज नहीं आने दे रहे, ऐसी भी कोई बात नहीं है।
समग्र शिक्षा इंटीग्रेट करता है कौन सी स्कीम को? एसएसए, रमसा, टीचर एजुकेशन को, बिल्कुल इन तीनों को ही करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान की, तो भाई एसएसए यानी कि आपका ये सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, उसको मिलाया रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और टीचर एजुकेशन को, ये प्री स्कूल से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा जो कि समतापूर्वक हो, समान हो, गुणवत्तापूर्ण हो, और इसको भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एमओई शिक्षा मंत्रालय ने 2018 में एक इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर जो है भाई स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ प्राइमरीली फोकस करता है मॉनेटरी पैसे की पॉलिसी पे नहीं, बच्चे की राइट्स और वेलफेयर पे, बिल्कुल सही, ट्रेड के एग्रीमेंट पे नहीं, एडल्ट यानी वयस्कों का एम्प्लॉयमेंट नहीं, उस पे भी नहीं करता। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो भाई ये है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड 1946। ये जो है 11 दिसंबर 1946 को फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। यूनिसेफ जो है भाई वो मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के बच्चों की जो राइट्स है उनकी रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोट करना बच्चों की राइट्स, क्वालिटी एजुकेशन, स्वास्थ्य और टीकाकरण, पोषण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, चाइल्ड प्रोटेक्शन, आपदा और आपातकालीन सहायता। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मिड डे मील स्कीम प्राइमरीली एम होती है, टीचर की ट्रेनिंग की बात है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिल्डिंग वगैरह की नहीं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और रिटेंशन कि स्कूल में जो है बच्चे बने रहे, ड्रॉप आउट ना हो, ठीक है, डिजिटल लर्निंग की बात ये भी नहीं है। मिड डे मील स्कीम जो है भाई जो अब पीएम पोषण योजना के नाम से जानी जाती है, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, 2021 से इसका ये नाम पड़ गया। 1995 में प्रोफेसर के कामराज के टाइम जो है भाई ये जो है स्टार्ट हुई थी। जो सीएम थे के कामराज तमिलनाडु के, 15 अगस्त 1995 को, ठीक। और भाई इसका मेन ये था कि बच्चों को जो है उनकी अटेंडेंस में सुधार हो, उनको न्यूट्रिशन मिले, स्कूल ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए जो है ये मिड डे मील स्कीम जो है स्टार्ट की गई थी। क्योंकि देखिए खाली पेट तो भजन भी नहीं होते, तो बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे, तो इसलिए FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन जो लॉन्च किया गया 2021 के अंदर, भाई वो क्या है, दीक्षा, निपुण भारत, स्वयं या PM ई विद्या, तो भाई वो है निपुण भारत। निपुण भारत है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी पढ़ना समझ के साथ, और जो कि साक्षरता कहलाएगा, ठीक है, और जो है प्रारंभिक संख्यात्मकता, बच्चा जमा घटा गुणा कर पाए, ठीक है। स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। PM ई विद्या वो चैनल है, ठीक है, जो आपका 1 2 3 तो क्लास 1 के लिए चैनल 23 है, क्लास 2 के लिए चैनल जो है वो 24 है, ऐसे है। और जो आपका दीक्षा जो है वो एक ऐप है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसके अंदर जो है भाई निष्ठा प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ये सारे जो है भाई ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मुख्य उद्देश्य दीक्षा का है शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। निपुण भारत का भाई तीसरी में 2026-27 में क्लास 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा कि बच्चे जो है भाई जो है वो कितना पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका तीसरी क्लास जो होगा वो आपका जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। सभी के लिए निःशुल्क और निःशुल्क ऑनलाइन उच्च शिक्षा की बात स्वयं करता है, और डिजिटल माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचने की बात PM ई विद्या के चैनल्स करते हैं। टारगेट ग्रुप दीक्षा का टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स हैं। यहाँ पे टारगेट ग्रुप निपुण भारत का फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। जैसे हमारा 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है, तो 5 साल स्टार्टिंग के बुनियादी वर्ष कहलाते हैं। यहाँ पे स्वयं में हायर एजुकेशन लर्नर्स, और PM ई विद्या में आपके स्कूल के विद्यार्थी। दीक्षा प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है क्या, टीचर के डिजिटल रिसोर्स को, बिल्कुल इसी को, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, मिड डे मील को नहीं, स्कॉलरशिप डिस्पर्सल की सबको स्कॉलरशिप मिले नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक चीज़ रह गई थी कि जो दीक्षा ऐप है उसमें QR कोड आधारित ई कंटेंट, ई पुस्तक है, मोबाइल ऐप है, वेब पोर्टल है। जो FLN है उसमें हम देख पाते हैं कि बच्चा क्लास वाइज कितने सीखने के प्रतिफल हासिल कर रहा है। जो आपका स्वयं है वो एक MOOC है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और PM ई विद्या वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, TV चैनल, रेडियो, डिजिटल कंटेंट इसके अंदर आता है।
दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग 5 सितंबर शिक्षक दिवस 2017 को जो है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया था। शैक्षणिक ऐप है जिसे एनसीईआरटी ने बनाया। क्यूआर कोड, लैंग्वेज और लोकेशन इसके अंदर होती है। ठीक, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू एजुकेशन। भाई फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? प्रोवाइड करना फ्री स्कूलिंग, प्रमोट करना हारमनी, डेवलप करना साइंटिफिक टेम्पर या इंश्योर करना प्राइवेट स्कूलिंग। तो भाई यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में हुआ, जिसके तहत शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट बन गई। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न हो गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछा था कि प्रोवाइड करना उन बच्चों को स्कूलिंग। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस पे फोकस करता है? माध्यमिक आ गया। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन में एक्सेस हो, एडल्ट लिटरेसी पे या हायर एजुकेशन के रिफॉर्म में। तो भाई यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि माध्यमिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम रमसा को थोड़ा और समझते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। ये कक्षा 9वीं से 10वीं तक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, सेकेंडरी एजुकेशन पे मेनली इसका फोकस था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये सेकेंडरी एजुकेशन। इम्प्रूव हो एक्सेस, ड्रॉप आउट ना हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, रिड्यूस करना जेंडर सोशल रोल जो समाज निर्मित करता है कि लड़की होने के नाते तुम्हारा ये रोल है, पुरुष हो तो तुम्हारा ये रोल है। सोशल गैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर और आईसीटी सुविधाओं का विकास, शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक भाई, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा की बात किसने करी है? भाई वो महात्मा गांधी ने करी है। क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, मातृभाषा में शिक्षण की उन्होंने बात की थी। इनके इस आइडिया पे आधारित आपका वार्धा एजुकेशन स्कीम आई थी। ठीक है, वार्धा स्कीम के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर जाकिर हुसैन। ठीक, और वो वार्धा महाराष्ट्र में आई थी। ठीक, नेशनल अचीवमेंट सर्वे वो कौन कंडक्ट करता है? सीबीएसई, एनसीईआरटी, यूजीसी या एआईसीटी। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कि नास कहलाता है उसको कंडक्ट किया था एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1 सितंबर 1961 को जो है भाई इसका गठन हुआ था। ठीक, टू असेस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स अक्रॉस इंडिया, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल में छात्रों के लर्निंग आउटकम्स का आकलन करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीति निर्माण हेतु डेटा उपलब्ध कराना। नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्ट करता है एनसीईआरटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय नाम जो बना वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एमएचआरडी का नाम चेंज करके एमओई शिक्षा मंत्रालय किया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। पीएम ई विद्या ये किसने लॉन्च किया था? ये कब लॉन्च हुआ था? तो भाई ये कोविड-19 का पेंडेमिक उस टाइम जो है भाई ये स्टार्ट हुआ। पीएम ई विद्या ये आपका 17 मई 2020 को कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम आत्मनिर्भर भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि एंश्योर हो अनइंटरप्टेड लर्निंग थ्रू डिजिटल एंड मल्टी मोड एजुकेशन। दीक्षा, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल जो है वो एलोकेट किया गया। पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल्स, कम्युनिटी रेडियो एंड पोस्टकास्ट, स्पेशल ई कंटेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWSN के लिए। ठीक, अगला हमारा प्रश्न भाई ये है कि जो मेन रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन, ठीक है, उसकी क्या थी? तो भाई उन्होंने 10+2+3 स्ट्रक्चर 10वीं और फिर 2 साल 11वीं 12वीं। ठीक है, ये जो 1964-66 में जो कोठारी कमीशन आया था तो उन्होंने एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट दी थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन इस क्लासरूम। भारत का भविष्य उसके कक्षा कक्ष में निर्मित होता है। इसी की अनुशंसाओं पर आधारित भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भैया लॉन्च हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। कौन सा कमीशन जिसने रिकमेंड किया कॉमन स्कूल सिस्टम? तो भाई वो कोठारी कमीशन ने जो है भाई वो जो है उसने
इसको जो है रिकमेंड किया था। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम, सभी को समान शिक्षा, रिड्यूस करना एजुकेशन इनइक्वालिटी, सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना, पड़ोस के विद्यालय को सशक्त बनाना, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो उस पर काम करना। आर्टिकल 45 ओरिजिनली किससे डील करता था? हायर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अडल्ट लिटरेसी। ठीक है, या फिर आपका माइनॉरिटी राइट्स। तो भाई वो ईसीसी पे काम करता था, आर्टिकल 45। ठीक, आर्टिकल 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक, पार्ट 4 डीपीएसपी के तहत ये आया। ठीक है, चिल्ड्रन बिलो 6 साल। ठीक, SDG 4 ये किससे डील करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ये क्वालिटी एजुकेशन से डील करता है। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक महासभा हुई थी सितंबर 2015 में, और उन्होंने अगले 15 साल के लिए 17 लक्ष्य, 17 गोल्स और 169 ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए। इन्हें 2030 तक हासिल करना है। 193 कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किए। भाई वो क्या क्या थे? नो पॉवर्टी 1, नो पॉवर्टी 2, जीरो हंगर। जीरो हंगर जो है वो मिड डे मील से जुड़ता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है भाई आपका क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वालिटी। छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां रिड्यूस इनइक्वालिटीज़। 11वां सस्टेन सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 क्लाइमेट एक्शन। 14 लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड। 16 पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ठीक है, ये याद कर लेना, ये पेपर में आ जाते हैं। ASER सर्वे एश्योर करता है क्या? टीचर की सैलरीज, लर्निंग के आउटकम्स एट ग्रास रूट, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी या बजट का एलोकेशन। तो लर्निंग आउटकम्स जो कि ग्रास रूट लेवल पे है। ठीक है, ASER। ठीक है, ये सर्वेक्षण हुआ था, सर्वे हुआ था भाई, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। ठीक है, कंडक्ट किसने किया था? प्रथम फाउंडेशन ने किया था, मुंबई में जो है। ठीक है, इसने स्टार्ट किया था 2005 में नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे, और देखा गया कि कितना हर कोई जो है पढ़ पा रहा है, रीडिंग एबिलिटी, बेसिक अर्थमेटिक, और स्कूल में एनरोलमेंट कि नामांकन कितना है। ठीक है, बच्चों की बुनियादी सीखने की क्षमता और विद्यालय स्थिति का आंकलन करता है, विशेष रूप से पढ़ने और गणितीय कौशल का। कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है पीसा? यूनेस्को, यूनिसेफ, OECD या वर्ल्ड बैंक? तो 47वें का आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा OECD। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ये कंडक्ट करता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। स्टार्ट हुआ था 2000 में, फ्रीक्वेंसी की हर 3 साल में होता है। ठीक है, एज ग्रुप जिसको असेस किया जाता है तो 15 साल के बच्चों को किया जाता है, असेस किया जाता है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब होता है लिखे हुए से अर्थ गढ़ पाना, मीनिंग बना पाना, उनके गणित को और उनकी विज्ञान की साक्षरता को। ठीक, NCF 2005 एम्फसाइज करता है रट्टा मारने को नहीं, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग को बिल्कुल, रचनावाद को, सबके लिए एक जैसा टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं, सेंट्रलाइज करिकुलम कि आपका केंद्रीय ऊपर से जो है पाठ्यचर्या सारों पे लागू हो रही है, वो भी नहीं। देखिए NCF 2005 जो है, और उसके बाद जो है भाई NEP 2020 आई, और उसके आधार पर NCF-SC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल शिक्षा 2023 भी आ गया। ठीक है, मगर पेपरों में 2005 वाला काफ़ी आता रहता है। प्रोफेसर यशपाल की जो है अध्यक्षता में ये बनाया गया, जिन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट दी थी 1993 में, अधिगम बिना बोझ के, कि बच्चों के ऊपर 2 तरीके का बोझ है। एक तो शारीरिक बोझ जो कंधों पे है भारी वस्तुओं का, एक मानसिक बोझ जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल जो कि NCF 2005 के अंदर वो है कि कनेक्ट कीजिए नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो जीवन के बाहर जो है उससे। दूसरा, एनरिच कीजिए करिकुलम को कि वो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाए। नर्चर कीजिए एक ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड हो, जिसमें केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पॉलिसी कंट्री की। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, कि एग्ज़ाम ज़्यादा लचीले हों। इंटीग्रेट कीजिए उन्हें क्लासरूम लाइफ से। एंश्योर कीजिए कि लर्निंग जो है वो दूर हो जाए रट्टामार चीज़ों से। इसके बाद आ गया हमारा 49,
NEP 2020 ने 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया और स्ट्रक्चर आ गया 5+3+3+4। ठीक, ये आप सबको बहुत अच्छे से आता है। ठीक, 5 साल बुनियादी वर्ष, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, 2 साल क्लास पहली दूसरी, तो एज 3 से 6, ये एज 6 से 8। फिर 3 साल जो हो गए भाई वो प्रिपरेटरी स्टेज के हो गए, कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं। फिर 3 साल हो गए आपके 5+3+3+4, क्लास छठी, सातवीं, आठवीं, आयु 11 से 14। और फिर 4 साल हो गए आपके सेकेंडरी, क्लास 9वीं से 12वीं, आयु 14 से 18। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब इनेक्ट हुआ था भाई? ये 2002 में इनेक्ट हुआ था। ठीक है, ये इनेक्ट कब हुआ था ये पूछा है भाई हमारा। ठीक है, ये 2002 में इनेक्ट हुआ था। ठीक, और भाई ये लागू जो हुआ भाई आरटी के फॉर्म में, जो आरटी 2009 आया इस पे आधारित, और 1 अप्रैल 2010 को फिर वो लागू हुआ। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का इसमें प्रोविज़न हुआ। टोटल चैप्टर 7 है, सेक्शन स्टार्टिंग में 38 थे, बाद में 39 हो गए। 2012 में एक और धारा इसमें ऐड की गई। ठीक है, मूर्ख दिवस के दिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। भारत जो है भाई 135th ऐसी कंट्री बनी जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसकी कानूनी गारंटी देती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। यही CWSN बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है। ठीक, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, वो भाई वो ऑपरेशनलाइज हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21A के तहत। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ही तो आपको याद भी है। ठीक है, अब इसको क्या हुआ? कौन सा शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है भाषा के साथ? तो भाई 52 का आंसर आ जाएगा आपका 8th। ठीक, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमारा 7वां शेड्यूल जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन पे काम करता है। इसमें 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। 8 शेड्यूल भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं 22 लैंग्वेजेस इसके अंदर शामिल है। 9 शेड्यूल भूमि सुधार एवं कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा देने के लिए जोड़ा गया। 10 शेड्यूल दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जो है भाई वो जोड़ा गया। आगे अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, वो किस पे एम्फसाइज करती है? जो कि राजीव गांधी के टाइम पे आई थी। भारत की जो है दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। इससे पहले की जो शिक्षा नीति थी वो इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, और थर्ड जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आई। तो भाई वो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे ये वाली फोकस करती है, 54 वाली। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है भाई वो कहाँ पर लोकेटेड है? भाई यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, ये तो भैया अटक गया है। ठीक, तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। 55वें का क्वेश्चन का आंसर जो है भाई यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। ठीक, तो ये हमारे जो है एजुकेशनल जीएस जो है भाई हमने इसमें जो है कवर किया। ठीक, हाँ मुझे लगता है संजीव सर ये बोर्ड अटक गया है ना, तो पता नहीं, तो कोई बात नहीं। इसका आगे जो टीचिंग लर्निंग वाला पार्ट है वो मैं आपका एक और वीडियो बना दूंगी, तो उसमें आप जो है देख सकते हैं आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं एक और बार जो है ट्राई कर लेती हूँ, ये हैंग ही हो गया है। वहाँ से मिनिमाइज कर देती हूँ सर। कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो बच्चों मैं नेक्स्ट पार्ट में, एक और पार्ट में इसको कवर कर दूंगी। ठीक, इसको एग्जिट कर लेते हैं। थैंक यू।